जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है बच्चों, इसका मैंने एक और वीडियो डाल दिया ऑलरेडी, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं और इसमें मैंने जो इस चैप्टर के जितने सब्जेक्टिव हैं सभी सब्जेक्टिव को डाला। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम है, जो गले में मेरा खराश आ गया, गले में प्रॉब्लम है, ये आवाज मेरा हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझाऊं और आपको भी थोड़ा सा कोशिश करना होगा कि आप भी मेरे वीडियो को थोड़ा गौर से सुनिए और आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा इससे अच्छा वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकें। देखिए बच्चों, मैंने जितना भी क्वेश्चन डाला है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चों ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये तो क्लियर है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो मैं बेहतर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए जिस सब्जेक्ट में आप जितना ये जो एजुकेशन है ना बच्चों, एजुकेशन मांगता है टाइम। अगर आप टाइम दीजिएगा तो आपका एजुकेशन जरूर अच्छा होगा। ये याद रखिए, जो शिक्षा होती है ना, जो पढ़ाई होता है वो सबकी किस्मत में नहीं होता है। पढ़ाई किसकी किस्मत में होता है? तो जिसका किस्मत अच्छा होता है उसी की किस्मत में पढ़ाई होता है। कौन सा व्यक्ति कहाँ आपके मार्ग को बदल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए एजुकेशन को थोड़ा दिल से लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि 10th के बाद आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो आप लोग अगर 10th को बेहतर तरीके से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को तकलीफ होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वह कह रहा उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों पीएच। पीएच दो शब्द से बना है। पहले को कहते हैं पोटेंच, पी फॉर पोटेंच, एच फॉर होता है एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन। यानी पीएच मान में बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता चलता है। सांद्रता का पता पीएच मान बताता है। किसकी सांद्रता? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या शक्ति को बताता है। तो देखिए पीएच मान एक स्केल होता है ये, जिसमें मिडिल में 0 होता है, इधर घटते हुए 6, 5, 4, 3 इस तक करके कहां तक आता है बच्चों? 1 तक आता है। इधर बढ़ते हुए 8, 9, 10, 11 कहां तक जाता है बच्चों? 12, 13, 14 तक जाता है। 7 जो होता है ना बच्चों, 7 उदासीन होता है। 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है और 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे विलयन जो है उसका अम्ल का मात्रा उसमें बढ़ता जाएगा, वह अम्लीय होता जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बच्चों वो विलयन जो है वो हमारा क्षारीय होता जाएगा। इस चीज को याद ध्यान रखिएगा। जो उदासीन विलयन है बच्चों उसका पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होने का मतलब अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होने का मतलब क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उदासीन विलयन का पीएच मान या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो बच्चों इसका जो हम लोग जवाब देंगे वो क्या देंगे? 7। उदासीन विलयन या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? वो होता है 7। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उदासीन अम्लीय विलयन का क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का होगा 7 से कम और क्षारीय विलयन का होगा 7 से अधिक। 7 से जितना कम होगा विलयन उतना अम्लीय होगा और 7 से जितना ज्यादा होगा बच्चों विलयन उतना क्षारीय होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 13 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है और 22 में पूछा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तनुकरण क्या है? देखिए तनुकरण का मतलब होता है बच्चों विलयन की सांद्रता को कम करना, डेट इज जो अम्ल है या क्षार है उसको पतला बनाना। तो याद रखिएगा, अगर किसी पात्र में हम लोग
जल ले लिए और जल लेके उसमें हम लोग अम्ल डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विलयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। विलयन पतला होता है और इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग तनुकरण। यानी जल में अम्ल या भस्म मिलाकर उसकी सांद्रता को कम करना, उसके गाढ़ेपन को कम करना, क्या कहलाता है बच्चों? तनुकरण कहलाता है। यानी कभी भी आप लोग किसी पात्र में जल ले लीजिए और जल लेकर उसमें अम्ल डालिए या फिर उसमें भस्म डालिए। कभी भी याद रखिए बच्चों, भस्म ये सॉरी अम्ल में जल मत डालिएगा। अगर आप लोग पहले कोई पात्र में अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 ले ली और उसमें हम लोगों ने जल डाला, तो ये हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अम्ल में जल डालेंगे तो उसमें रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न होने से ये अम्ल जो है छलक कर बाहर गिर सकता है, या जिस पात्र में हम लोग रखे हैं अम्ल को वह पात्र भी टूट सकता है। तो तनुकरण करने समय याद रखिएगा, जल में अम्ल डाला जाता है, वह भी बूंद बूंद करके। अम्ल में जल कभी भी नहीं डाला जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि जल में अम्ल या क्षार मिलाना ताकि उसकी सांद्रता कम हो जाए बच्चों, क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन हो गया बच्चों। तनुकरण का मतलब होता है जल में अम्ल या क्षार को मिला के उसकी सांद्रता को कम करना। यानी जितना पतला होगा, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग 1 लीटर जल लिए, उसमें हम लोगों ने 5 बूंद डाला और उसी 1 लीटर जल में हम लोगों ने 10 बूंद डाला, तो 100% जो 10 बूंद वाला है वह तनु है और 5 बूंद वाला जो है वो सांद्र है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों 3 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? याद कि चींटी हो या मधुमक्खी हो, जब वो काटती है तो हमें जलन उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है। यानी जब वो काटती है तो वो हमारे शरीर में बच्चों फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल और जिसका सूत्र होता है HCOOH। HCOOH। ठीक है बच्चों, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा? तो सीधा सीधा जवाब देंगे फॉर्मिक अम्ल, या कहीं कहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल, या HCOOH। HCOH रहेगा। तो ये क्लियर हो गया कि चींटी के डंक में हम लोग का देखिए फॉर्मिक अम्ल जो नाम है ना वह भी चींटी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि जो लातिन भाषा है, लातिन अमेरिका की भाषा, उसमें चींटी को बोलते हैं फॉर्मिकस और उसी चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए फॉर्मिक अम्ल चींटी के नाम के कारण ही फॉर्मिक अम्ल उसका नाम पड़ा है। जो मेथेनोइक अम्ल है उसको फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि लैटिन भाषा में चींटी को कहते हैं फॉर्मिकस और फॉर्मिकस से फॉर्मिक को लेके उसका नाम पड़ गया फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका IUPAC नाम जो इंटरनेशनल नाम है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम प्राप्त है वह है मेथेनोइक अम्ल और जिसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया। किस क्षारीय अम्ल को किस क्षारीय अम्ल में धात्विक अम्ल आयन नहीं होता है? किस क्षारीय अम्ल में, अम्ल नहीं लवण है बच्चों, किस क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होता है? अगर आप लोग इसको करके NH4OH, तो याद रखिए NH4OH में धात्विक आयन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होता है बच्चों? तो NH4, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम लोगों का धात्विक आयन नहीं होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? तो देखिए धोने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है बच्चों? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है NaHCO3। ये सोडियम बाई कार्बोनेट है जो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो भी कही उसमें इसका यूज होता है। लेकिन जो धोने वाला सोडा होता है वो तो सोडियम कार्बोनेट में 10 भाग जल को मिला करके उसका रवाकरण करते हैं, उसको कण में बदलते हैं, तो हम लोगों का बनता है धोने वाला सोडा। तो इसका जो नाम है बच्चों, इसको पढ़ेंगे Na2CO3, ऐसे में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम
कार्बोनेट। लेकिन H2O मिल जाने के कारण इसका नाम में एक और चीज जुड़ जाता है, डेकाहाइड्रेट। क्या जुड़ जाता है? डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, जो कि खाने वाला सोडा का होता है। धोने वाले सोडा का होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धोने वाले सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछे तो हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, अगर कहीं कहीं सोडियम कार्बोनेट भी लिखा आता है, तो लेकिन देखिए सोडियम कार्बोनेट ना डस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसको रवाकरण यानी कण में बदलने के लिए हम लोगों को इसमें जल मिलाना ही पड़ेगा। कितना जल मिलाते हैं बच्चों? 10:2। तो हम लोग इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर और 7 नंबर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 6 नंबर क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, H+ आयन की सांद्रता का विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए H+ आयन, इसकी सांद्रता का विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जान रहे हैं जो H+ आयन है बच्चों, वह अम्ल का सूचक है, और किसी भी विलयन में 7 से जैसे कम होंगे H+ बढ़ेगा, और 7 से जैसे ज्यादा होगा H+ घटेगा, और H+ घटेगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? OH- बढ़ेगा। यानी H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति बताने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि H+ की उपस्थिति बताती है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अगर विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता बढ़ेगी, यानी अगर विलयन में H+ आयन बढ़ेगा, H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी, तो वह अम्लीय होगा, और H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से उसका अम्लीय गुण भी बढ़ेगा और पीएच मान कम होगा। समझ में आ गया? अगर किसी भी विलयन में H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी तो वह अम्लीय होता जाएगा। जैसे जैसे H+ आयन बढ़ता जाएगा वह अम्लीय होता जाएगा, लेकिन जो पीएच मान है बच्चों वह घटेगा, क्योंकि 6, 5, 4 आते हैं, तो 6 से ज्यादा H+ 5 में होगा, 5 से ज्यादा H+ 4 में होगा, 4 से ज्यादा 3, और सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों? 1 में होगा। और जैसे जैसे H+ आयन जो है वो हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, विलयन अम्लीय होगा, और विलयन जैसे जैसे अम्लीय होगा हमारा पीएच मान क्या होगा बच्चों? घटता जाएगा। तो यानी क्लियर हो गया, H+ आयन की मौजूदगी के कारण ही हम विलयन को अम्लीय या क्षारीय बता सकते हैं। अगर H+ आयन जो है बच्चों बढ़ेगा तो विलयन हमारा क्या होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा, क्योंकि H+ आयन बढ़ेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और पीएच मान हमारा क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। लेकिन H+ आयन अगर बढ़ता है, H+ आयन 100% बढ़ेगा तो OH- घटेगा, H+ आयन बढ़ेगा तो OH- घटेगा, यानी विलयन अम्लीय होगा। और H+ आयन की सांद्रता अगर घटेगी तो OH- बढ़ेगा, और OH- बढ़ेगा तो विलयन क्षारीय होगा, विलयन क्षारीय होगा तो पीएच मान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया, H+ आयन की सांद्रता यह बताती है कि जैसे जैसे विलयन में H+ बढ़ता जा रहा है वह अम्लीय होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अम्लीय होता जा रहा है और उसका पीएच मान घटता जा रहा है, और जैसे जैसे H+ आयन घटता है विलयन जो है क्षारीय होता जा रहा है और उसका पीएच मान बढ़ता जा रहा है। यानी पूरा का पूरा कहानी डिपेंड है H+ आयन पर ही। H+ आयन बढ़ेगा विलयन अम्लीय होगा, पीएच मान घटेगा। H+ आयन घटेगा विलयन क्षारीय होगा, और पीएच मान हम लोगों का बढ़ेगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान बढ़ता है। तो ये हम लोगों का क्लियर होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत जो होता है उसका चालन करता है क्यों? ये क्वेश्चन 14 और 24 में पूछा गया, और ये 14 में पूछा गया। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो देखिए, अम्ल हो या क्षार भी दे सकता है। ठीक है, तो अम्ल को जैसे ही हम लोग जल में अम्ल डालेंगे, मान लीजिए H2SO4 डाले, तो उसने जल में क्या मुक्त किया बच्चों? H+ मुक्त किया। क्या मुक्त किया? H+ मुक्त किया। और H+ आयन हम लोग जानते हैं कि आयन जो है उसी का प्रभाव विद्युत धारा कहलाता है, आयनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो H+ मुक्त किया यानी आयन जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगी, और जब आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगी तो वह विद्युत का क्या करने लगा? चालन करने लगा। यानी निश्चित तौर पर
H प्लस आयन का मुक्त होना ही विद्युत का चालन होने का मुख्य कारण है। यानी जैसे ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन क्या मुक्त करता है बच्चों? अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन मुक्त करता है, जो आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यानी आवेशीय आयन हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया, जिसके कारण विद्युत का क्या हो गया बच्चों? चालन होता है। ठीक है, क्लियर गया क्वेश्चन? उसी का सेम क्वेश्चन है अगला। अगर देखिए तो सेम क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन कर रहा है कि भस्म का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, क्यों? सेम कहानी है। अम्ल जल में घुलकर क्या मुक्त करता था बच्चों? H प्लस आयन मुक्त करता था, जिसके कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजिली जाता था। उसी प्रकार भस्म जल में घुलकर क्या मुक्त करेगा बच्चों? वो H माइनस मुक्त करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करेगा, यानी वह विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि ये आयन जो है वह आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चला जाएगा। तो क्लियर, ये याद रखिएगा हमेशा। अम्ल हो गया भस्म, यह विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि अम्ल जो है जल में घुलकर H प्लस मुक्त करता है, और भस्म में जल में घुलकर OH माइनस मुक्त करता है, और इसी के कारण आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, वो विद्युत का चालन करता है। लेकिन जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया बच्चों हम लोग, ठीक है, या फिर यूरिया ले लिए, ये सबका जलीय विलयन जो है ना बच्चों, वो विद्युत का चालक नहीं है, उससे होकर विद्युत धारा नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरती है? क्योंकि वो H प्लस या OH माइनस मुक्त नहीं करता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली पूछा जाता है। क्या बोला गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया दिखा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कर बनाता है? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वो वापस से जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? जिप्सम बना देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? जिप्सम बनाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O। ट्वाइस देखिए यहाँ करेंगे तो CaSO4 एक है, तो H2O कितना बच्चों? आधा हो गया, और CaSO4 को हमने 2 कर दिया तो H2O क्या लगेगा बच्चों? पूरा लगेगा। तो ये दोनों में से कोई भी आप रिएक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लें तो लिख सकते हैं CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O भी लिख सकते हैं, या CaSO4 इंटू हाफ H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग जल के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, वह जल के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके वापस से जिप्सम में बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी बच्चों? जिप्सम में। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसके आगे हम लोग लगा देंगे ट्वाइस संतुलित करने के लिए, और जल के आगे लगा देंगे 3। यानी संतुलित करने का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको बैलेंस करने का नियम समझ में आ जाएगा। जो CaSO4 H2O या 3H2O से अभिक्रिया करेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O बनाएगा। ये मेरा जिप्सम है बच्चों, ये मेरा जिप्सम है। सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा, CaSO4 इंटू 2H2O बनेगा ही। अब बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाया, और जल भी कितना हो गया? तो जितना अपना था बच्चों, जल को जल जितना था, जल से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ मैंने एक चीज छोड़ दिया है, जल से रिएक्शन दिखाना ना, तो जल से रिएक्शन दिखाना तो बच्चों यहाँ तो H2O लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, H2O लिखना पड़ेगा। तो जब ये जल से रिएक्शन करेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O बनाएगा, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता भी जिप्सम से, इसका रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए तो वापस से जिप्सम बदल जाएगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, कभी भी याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे बर्तन में रखा जाता है ना, वो बर्तन जो बिल्कुल वायुरुद्ध होता है, उसके अंदर एयर घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि एयर घुसेगा तो नमी घुस जाएगी, नमी घुस जाएगा तो वो वापस से
जिप्सम में बदल जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायुरुद्ध बर्तन में रखा जाता है ताकि उसके अंदर नमी प्रवेश न करे। अगर वो नमी प्रवेश करेगा उसके अंदर या वो जल से अभिक्रिया करेगा तो वापस से जिप्सम में बदल जाता है। तो क्वेश्चन जो था हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है या उसके समीकरण को दिखाएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, जिप्सम बनाता है। और इक्वेशन में आप ये दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसको बनाने की विधि और इसके उपयोग को लिखना है। जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं बच्चों, विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसके बनाने की विधि और उपयोग लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक चूर्ण है, यह बनता शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि CaOH2 किसका सूत्र है या शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना जो CaOH2 है, इस पर अगर हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे बच्चों तो हम लोगों का बनेगा विरंजक चूर्ण, जिसको लिखते हैं CaOCl2 या CaOCl भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये लिखे बात बराबर है। और इसके साथ साथ क्या मुक्त होगा बच्चों, जल मुक्त होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि शुष्क बुझा हुआ चूना पे अगर हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों तो हमारा बनता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH2। इस CaOH2 में हम लोगों ने क्लोरीन गैस प्रवाहित किया तो हम लोगों का CaOCl2 बना, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOClCl। तो क्लियर हो गया आप लोगों का, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। इसका उपयोग क्या है बच्चों, तो इसका उपयोग होता है कपड़ों के विरंजन में। यानी कपड़ा का विरंजन मतलब होता है कपड़े में जो दाग वगैरह लग जाता है, उस दाग वगैरह को साफ करने में शुष्क बुझे हुए चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। आप लोग एक लिक्विड मिलता है मार्केट में, आला देखे होंगे, सफेद कपड़ा की सफाई करने में आला का यूज होता है। वो आपका एक तरह से विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर से ही बना हुआ है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है और प्रयोगशाला में क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका उपयोग और बनाने की विधि लिखा है। हाँ, कभी कभी यही पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। अगर कोई आपसे पूछे ब्लीचिंग पाउडर क्या है तो आप क्या बोलेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक। क्या, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। क्लियर है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे, इसके बनाने की विधि क्या है और इसका उपयोग लिखे। हाँ, इस चीज को भी याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो हम कह सकते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से बना हुआ यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विरंजक चूर्ण क्या है। देखिए उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर की तरह पूछता है विरंजक चूर्ण क्या है और इसका उपयोग लिखिए। तो ये अभी हमने आपको बताया ना, अभी जस्ट बताया विरंजक चूर्ण क्या है यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है। क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। ठीक है बच्चों, अगर इसका सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है CaOClCl2 या CaOClCl। कैसे लिखते हैं, CaOClCl या CaOCl2 लिखते हैं, या ClClCl2 हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है या विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है और इसका नाम होता है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र के बारे में बोले तो क्या लिखेंगे, CaOClCl या CaOClCl2, CaOClCl2 या CaOClCl। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं। और जहां तक उपयोग का बात रहा तो उपयोग तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिया है। इसका उपयोग क्या है बच्चों, इस चीज को देख लीजिएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा। उपयोग कपड़ों के विरंजन में, कीटनाशक के रूप में या क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में। ये देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन से 2 बार पूछा गया है और ये 11, 13 और 23 में पूछा गया था और इस टाइप से पूछा गया बच्चों। कब पूछा गया है, 15 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है।
अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि को लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा है? क्योंकि फ्रांस के पेरिस में इस चीज का खोज हुआ था। इसका खोज फ्रांस के पेरिस में हुआ था। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है, और उसी जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। अगर हम लोग जो जिप्सम होता है उस जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है बच्चों। इसको अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में 130 120 मिलेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ 130 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। अगर हम लोग CaSO4 2H2O को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हम लोगों का क्या बनेगा बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे पूरा में हम लोग क्या लगा देंगे? 2। इस समीकरण को नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा समीकरण। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण करने की विधि बोले तो इस विधि को लिखने के बाद की 140 लिखिए या 130 लिखिए या 120 लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, सब सही होगा। ठीक है, तो जिप्सम को 140 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको गर्म किया 140 डिग्री पर तो हमारा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 प्लस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके जगह में आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों, चाहे आप ये लिखे एक ही चीज हुआ। ठीक है, और जल भी मुक्त होता है। तो हो गया क्लियर हम लोगों की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 130 या 120 पर, कुछ भी लिखिए, आप कोई टेंशन नहीं है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में, यानी ऑपरेशन वाला काम में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में होता है, मूर्ति बनाने में, विभिन्न तरह के सांचे बनाए जाते हैं इससे, और दीवार की सतह को चिकना करने में, जो पुट्टी करते हैं ना दीवार में, पुट्टी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो ये 15 नंबर हमका क्लियर हो गया बच्चों। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय, अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है, क्यों? यानी अगर जल नहीं रहेगा तो अम्ल अम्लीय नहीं होगा, क्यों? यानी कहने का मतलब क्या कि अम्ल जल की उपस्थिति में ही अम्लीय होता है, उसकी अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है, क्यों? तो देखिए, अम्लीय गुण जो है ना बच्चों, वह दर्शता है H प्लस आयन के कारण। अगर जब तक H प्लस आयन नहीं मुक्त होगा, अम्लीय गुण नहीं दर्शाया जाएगा। तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय H प्लस आयन की मौजूदगी के कारण होता है। यानी H प्लस आयन मौजूद है तो अम्ल अम्लीय है, अन्यथा अम्ल अम्लीय नहीं है। और अम्ल जो है ना, वह जल में घुलकर लिखा गया बच्चों, जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है। ठीक है, तो अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है, बिना जल में घुले हुए H प्लस आयन मुक्त करेगा ही। याद रखिएगा, अम्ल जल में घुलेगा तो H प्लस, और भस्म जल में घुलेगा तो वो H माइनस मुक्त करता है। और जब तक जल में नहीं घुलेंगे, अम्ल H प्लस मुक्त करेगा ही नहीं। जब अम्ल H प्लस मुक्त नहीं करेगा तो अम्लीय गुण को वह नहीं दिखा पाएगा। अम्लीय गुण को देखिए, प्योर अम्ल लेंगे ना, मान लीजिए प्योर अम्ल ले लिए H2SO4, प्योर अम्ल है, इससे करंट को पास कराएंगे तो वो करंट नहीं पास होगा, वो विद्युत का चालक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह जल में घुला हुआ अम्ल लेंगे तो वो विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वह H प्लस मुक्त करता है। अम्ल हमेशा जल में घुलकर ही H प्लस मुक्त करता है, इसीलिए अम्ल अपने अम्लीय गुण को जल की उपस्थिति में ही दर्शा पाएगा, बिना जल के वह अम्लीय गुण को नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए कहा गया कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वह H प्लस आयन मुक्त नहीं करता है। इसलिए जल जो है वो जल की अनुपस्थिति में
अम्लीय गुण नहीं दर्शाएगा, क्योंकि बिना जल के वह H+ मुक्त नहीं कर पाएगा, और जब तक H+ मुक्त नहीं करेगा वह अम्ल के गुण को नहीं दर्शा पाएगा। तो सिंपल सा जवाब देंगे बच्चों, क्या जवाब देंगे कि अम्ल का व्यवहार अम्लीय H+ आयन की मौजूदगी के कारण होता है, और अम्ल जल में घुलकर H+ मुक्त करता है। बिना जल में घुले वह H+ आयन मुक्त नहीं करेगा, इसलिए अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाता है। क्लियर है क्या बच्चों? अगर यहीं पर भस्म दे देगा तो H+ के जगह में हम लोग OH- लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2019-2023 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, ये बीच में लाइन खींच दीजिएगा, कि धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा या धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। तो देखिए, इसका पहला अंतर होगा कि इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चों NaHCO3। पहला अंतर तो ये हो गया कि रासायनिक सूत्र में अंतर है। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका NaHCO3। इसका रासायनिक नाम जो है बच्चों सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था आपको इसके बारे में कि इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कर सकते हैं या सोडियम कार्बोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और धोने वाली सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या ओनली सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो दो अंतर हो गया, एक तो सूत्र में अंतर दिखा दिया हम लोगों ने, दूसरा नाम में दिखा दिया, तीसरा उपयोग के आधार पर दिखाते हैं कि इसका उपयोग जो है ना धोने वाला सोडा में होता है, क्योंकि धोबिया सोडा है तो कपड़ा धोने में करेंगे, और इसका उपयोग हम लोग केक, पाव रोटी या अन्य भोजन बनाने में होता है, जैसे खस्ता वगैरह भी बनाने में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चा, आप लोगों को समझ में आ ही गया क्या है अंतर? पहला तो इसका सूत्र में अंतर हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका सूत्र होता है धोबिया सोडा का। NaCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा नाम में इसका नाम हम लोग सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखते हैं, और इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। दोनों नाम होता है, कुछ भी लिख दीजिए। इसका उपयोग होता है कपड़ा धोने में, इसका उपयोग होता है पावरोटी, केक, खस्ता या अन्य किसी भी भोजन को बनाने में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बीच में लाइन खींच के लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019-2023 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है पर वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, क्यों? देखिए, विद्युत का हम बताए न थे कि विद्युत का चालन होने के लिए H+ या OH- का होना जरूरी है। तो जो आसुत जल होता है वह विद्युत का चालक नहीं होता है, क्योंकि वह H+ आयन मुक्त नहीं करता, यानी उसमें H+ आयन नहीं होता है। आसुत जल में H+ आयन नहीं होता है, इसीलिए वह विद्युत का चालक नहीं होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन वर्षा के जल में अम्ल मिले रहते हैं, जिसके कारण वो H+ आयन मुक्त करता है, इसलिए वो विद्युत का चालक होता है, चालक होगा। तो क्लियर हो गया, आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। क्यों? क्योंकि आसुत जल में H+ आयन मुक्त नहीं होता है, या आसुत जल में H+ आयन मौजूद नहीं होता है, इसीलिए वह विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन वर्षा का जल, जब वो वर्षा पड़ रही होती है तो वायुमंडल में जो सल्फर के ऑक्साइड है या फिर कार्बन के ऑक्साइड है, उसके साथ वह अभिक्रिया करके अम्ल के रूप में वर्षा में मिल जाता है, और मिल जाने के कारण वह H+ आयन आसानी से मुक्त कर देता है, जिसके कारण वह विद्युत का चालक होता है। क्लियर हो गया बच्चों 18 नंबर कि आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह H+ आयन जो है मुक्त नहीं करता। आसुत होगा बच्चों, आउट लिखा गया है, आसुत। आसुत जल H+ आयन मुक्त नहीं, आसुत जल में H+ आयन मुक्त नहीं होता है, इसीलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता है। पर वर्षा के जल में अम्ल मिले होने के कारण H+ आयन मुक्त होता है या मुक्त करता है, इसीलिए वो विद्युत का चालक होता है।
अगला है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग होता है, या किस सोडियम के यौगिक का उपयोग होता है? सोडियम के यौगिक, किस सोडियम के यौगिक का उपयोग होता है बच्चों? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर कोई भी जल कठोर है जिसमें साबुन के साथ झाग देने की क्षमता नहीं है, अगर उसमें हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिला देंगे बच्चों, तो वह जो है मृदु जल में बदल जाएगा, उसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी और वह कठोर जल जो है मृदु जल में बदल जाने के कारण साबुन के साथ भी पर्याप्त झाग देगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट का। अगर हम लोग कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे बच्चों तो वह मृदु हो जाएगा। ये क्वेश्चन में 20 और 24 में ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? यानी सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलेंगे तो वह क्षार के गुण को दर्शाएगा, इसका क्या कारण है? तो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा कि अगर वो कोई भी पदार्थ जल में घुलकर अगर वो H+ मुक्त किया है तो वह अम्ल होगा और अम्लीय गुण को दर्शाएगा, और OH- मुक्त किया तो वह क्षार होगा या भस्म होगा, और वह क्षारीय या भस्मीय गुण को दर्शाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन किस गुण को दर्शाता है? क्षारीय गुण को। तो निश्चित तौर पे सोडियम कार्बोनेट में क्षार की मात्रा है, यानी OH मुक्त करेगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों, वो सोडियम कार्बोनेट है हमारा लवण। क्या बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है लवण, और लवण बनता है अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन से हम लोगों का बनता है लवण और जल। ये हम लोग जानते हैं कि अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन से लवण और जल बनता है। लेकिन जहां तक सोडियम कार्बोनेट का बात है, यह एक लवण तो है लेकिन यह बना है कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड अम्ल से। ठीक है बच्चों, तो अम्ल और भस्म के रिएक्शन से लवण और जल बनता है, और सोडियम कार्बोनेट बना बच्चों कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से कार्बोनिक लिखा गया, कार्बोनिक नहीं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से। और जो कार्बोनिक अम्ल है यानी कार्बोनिक अम्ल है वह कमजोर होता है, यानी अम्ल कमजोर है। कमजोर होने का मतलब ये दुर्बल अम्ल है। अम्ल क्या है बच्चों? दुर्बल है, भस्म जो है प्रबल है। जब अम्ल दुर्बल हो और भस्म प्रबल हो तो जो लवण बनेगा ना बच्चों, लवण डिपेंड करता है उसमें कि वह उसका जो अम्ल है और भस्म है इसमें प्रबल कौन है। तो प्रबल भस्म है, तो जो लवण बनेगा ना बच्चों वो प्रबल लवण होगा। प्रबल लवण होगा यानी इसमें प्रबल लवण नहीं, वह भस्म का गुण उसमें मौजूद रहेगा, वह होगा भस्मीय लवण। क्या होगा बच्चों? भस्मीय लवण। यानी अगर अम्ल दुर्बल है भस्म प्रबल है, देखिए अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन से बनता है हम लोगों का लवण। लेकिन अगर अम्ल प्रबल है और भस्म भी प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो सामान्य लवण होगा, पढ़े हम लोग। लेकिन अम्ल अगर दुर्बल है भस्म प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो बनेगा भस्मीय लवण। लेकिन अम्ल अगर प्रबल है और भस्म दुर्बल है तो जो लवण बनेगा हमारा बनेगा अम्लीय लवण। ठीक है बच्चा, अम्लीय लवण बनेगा। तो यहाँ पर गौर करिए, जो कार्बनिक अम्ल है बच्चों वह कैसा है? कमजोर है यानी दुर्बल है, और जो भस्म है वह मजबूत यानी प्रबल है। तो इस स्थिति में जो हम लोगों का लवण बना वह लवण कैसा बना बच्चों? भस्मीय बना। भस्मीय क्यों बना? क्योंकि जो भस्म यूज हुआ इस लवण को बनाने में वह प्रबल है। दोनों अगर प्रबल रहता तो समान होता, ना अम्लीय होता ना भस्मीय होता। ठीक है, दोनों दुर्बल होता तो भी समान होता, ना अम्लीय होता ना भस्मीय होता। लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो प्रबल यूज हुआ है वो कौन सी प्रबल यूज हुआ है? तो भस्म हुआ है, तो लवण जो है वो भस्मीय होगा। अगर प्रबल रूप में अम्ल का यूज होगा तो अम्ल जो है हमारे बच्चों वह क्या होगा? सॉरी, प्रबल रूप में अगर अम्ल का यूज होगा तो जो लवण होगा वो प्रबल सॉरी अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग गौर करें तो कहा गया है सोडियम कार्बोनेट एक लवण है जो कार्बोलिक अम्ल, या कार्बोलिक लिख दीजिएगा बच्चों आप लोग, कार्बोलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है।
तो ये जो कार्बोनिक अम्ल है बच्चों वो कमजोर होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मजबूत क्षार है। ठीक है, तो 100% ये जो लवण बना है सोडियम कार्बोनेट, ये कैसा लवण है बच्चों? ये भस्मीय या क्षारीय लवण है, यानी इसमें क्षार की मात्रा जो है बच्चों है, इस लवण में क्षार की मात्रा यानी क्षार का गुण हल्का मौजूद है, जिसके कारण ये जल में घुलता है तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस देता है, और OH माइनस देने के कारण इसका जलीय विलीन क्या होता है बच्चों? क्षारीय होता है। सोडियम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि सोडियम कार्बोनेट एक, ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिख, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एक भस्मीय लवण है और जल में घुलकर OH माइनस देता है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसे छोटा भी लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एक भस्मीय लवण है और जल में घुलकर OH माइनस देता है, इसीलिए इसका जलीय विलयन क्या होता है बच्चों? क्षारीय होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 20 और 24 में ऑलरेडी पूछा गया है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है? तो मैंने अभी अभी थोड़ा पहले जिक्र किया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O, कुछ भी कहिए। ठीक है, इसको आर्द्रता से यानी नमी से दूर रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन करके, अगर हम इसकी अभिक्रिया जल से कराएं, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह वापस से जिप्सम में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है बच्चों? जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, वही समीकरण लिखा गया अभी, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम में बदल जाता है। बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए। मैंने बता दिया कि बैलेंस के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना बच्चों, जल के साथ रिएक्शन करके वो आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रिएक्शन करके वापस से जिप्सम में बदल गया, जो कि ठोस हो जाता है, जम करके ठोस हो जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग नमी या आर्द्रता से दूर रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां हवा भी ना प्रवेश करे। तो हम लोग जवाब दे सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में या जल से अभिक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है और जमकर ठोस हो जाता है, और ठोस हो गया तो ये बर्बाद हो गया, इसका यूज अब नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसीलिए आर्द्रता से इसको बचाना चाहिए, और इसके लिए हम लोग उसको आर्द्ररोधी बर्तन में यानी एक ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां हवा भी ना गुजरे। उसके बाद आप लोग ये समीकरण लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है बच्चों? क्या चीज? बेकिंग पाउडर। तो अगर हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में बात करें, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि जो खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा जिसको हम लोग कहते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 कहते हैं हम खाने वाला, नहीं खाने वाले तो धोने वाला सोडा हो गया, खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बच्चों। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो देखिए बेकिंग पाउडर अलग है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग है। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा या खाने वाला सोडा हो गया, और जब हम लोग इसमें मिला देंगे टार्टरिक अम्ल, कौन अम्ल बच्चों? टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं, तो ये बन जाता है हम लोग का बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अब टार्टरिक अम्ल क्यों बनाते हैं, इसमें क्यों मिलाते हैं? कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, ये लवण तो है, लेकिन ये लवण अभी जस्ट बोला नहीं, ये क्षारीय लवण। कौन लवण है बच्चों? क्षारीय लवण है, जिसके कारण इसमें थोड़ा कड़वापन रहता है, यानी इसमें थोड़ा ना थोड़ा क्षार का गुण रहता है, ये कड़वापन रहता है,
इसी कड़वापन को दूर करने के लिए इसमें हम लोग मिला देते हैं टार्टरिक अम्ल और मीठा सोडा का नाम बदल करके लिख देते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग रसोई घर में खस्ता बनाने में या बेकरी उद्योग में पावरोटी बनाने में, केक बनाने में होता है। इसमें टार्टरिक अम्ल इसलिए मिला दिया जाता है ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट के कड़वेपन को दूर किया जा सके। क्लियर हो गया? आपसे पूछेगा बेकिंग पाउडर क्या है, तो हम सिंपल से जवाब देंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। टार्टरिक अम्ल इसमें इसलिए मिलाते हैं क्योंकि NaHCO3 जो एक क्षारीय लवण है, ठीक है, जिसमें क्षार का गुण होने के कारण ये थोड़ा सा कड़वा होता है। इसी कड़वेपन को दूर करने के लिए हम लोग टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग पावरोटी उद्योग में, केक बनाने में और बेकरी उद्योग में या घर में आप खस्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। क्लियर हो गया बेकिंग पाउडर क्या है? ये 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? CaSO4 इंटू हाफ H2O लिख सकते हैं या CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। आप एक ही लिखिएगा या दोनों लिखना तो दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आणविक सूत्र इसका। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मूर्तियों के सांचा बनाने में, शल्य चिकित्सा में, हड्डियों वगैरह को जोड़ने में, उसके बाद घरों को या दीवारों को समतल करने में, उसको चिकना बनाने में पुट्टी के रूप में। ठीक है बच्चों, और मूर्तियां बनाने में या मूर्ति के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों का उपयोग कि इसमें क्या क्या चीज का उपयोग होता है। इसके पहले भी मैंने इसका उपयोग पढ़ा दिया आपको, तो आप लोग वहां से भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने का जो दो समीकरण है, उस दो समीकरण को लिखने के लिए बोला गया है। ब्लीचिंग पाउडर से आप क्लोरीन को कैसे हटाइएगा, इसको दिखाने के लिए आप दो समीकरण का वर्णन करना है, जिसको दिखाना है, समीकरण सहित दिखाना है। ये क्वेश्चन पूछा 22 में और 24 में कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को कैसे विस्थापित करेंगे, समीकरण के सहित दिखाने के लिए कहा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन, इसका जो पहला जो दिखाएंगे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जो है उससे क्लोरीन कैसे निकालेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को विस्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, तो ये जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों, CaOCl या फिर CaOCl2 कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे तो कराने पे हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसके साथ साथ बनेगा क्लोरीन गैस। तो इस तरह भी हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन मुक्त कराया, यानी ब्लीचिंग पाउडर का ऐसा दो रिएक्शन दिखाना हमको जिससे क्लोरीन गैस मुक्त हो। तो पहला रिएक्शन दिखा सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना, और उसके साथ क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। तो पहला तो मैंने ये दिखा दिया कि ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। दूसरा क्या दिखाएंगे बच्चों? दूसरा दिखाएंगे हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर है बच्चा, CaOCl या CaOCl2 या CaOCl, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ भी क्लोरीन गैस मुक्त हुआ। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस कैसे मुक्त करता है बच्चों? तो पहला कंडीशन था ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस मुक्त करने का कि वह HCl से अभिक्रिया करेगा और CaCl2 बनाएगा, जल बनाएगा और क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। और दूसरा क्या है बच्चों? वह जल से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करके CaOH ट्वाइस बनाएगा और क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। तो इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का हमने दो रिएक्शन दिखा दिया जिसमें क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी परीक्षा में पूछता है अक्सर। क्वेश्चन क्या कर रहा है?
10⁻³ m इतना m वाला NaOH है बच्चों, इसका pH मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? pH मान। 10⁻³ मोल NaOH वाला जो विलयन है उसका हमको pH मान निकालना है। तो इस पे अगर हम लोग गौर करें तो पहले हमको इसमें H+ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? H+। तो जो pH मान होता है बच्चों, इस pH मान का फॉर्मूला क्या होता है? pH के मान का फॉर्मूला होता है -log H+ आयन। ठीक है बच्चों, -log H+ आयन। और ये जो मान दिया है ना 10⁻³ ये हमारा H+ आयन का मान नहीं है, बल्कि ये हमारा pH मान दिया हुआ है। नहीं, pH मान निकालना, ये H+ का मान दिया है। 10⁻³ किसका मान है बच्चों? H+ का मान है। तो इसको अगर हम लोग बैठाएंगे तो -log 10⁻³ होगा। ठीक है, तो याद रखिए जो -log 10⁻³ है, ये -3 आ जाएगा आगे, -3 log 10 हो जाएगा। ठीक है, और जो log माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो गया। और log 10 का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। log 10 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जो pH मान होगा 3 होगा। किसका pH मान? इसका pH मान 3 होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन का निकला, लेकिन ये अम्ल के लिए निकला, ये एसिड के लिए निकला, ये अम्ल के लिए निकला, यानी ये H+ का निकला मेरा। ठीक है बच्चों, H+ का निकला। हमको निकालना क्या है? NaOH में क्या है बच्चों? NaOH में निकाला तो इसमें OH- है। तो याद रखिएगा जो H+ होता है ना, PH+, जो POH-, इसका मान होता है 14। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता का योग क्या होता है बच्चों? 14 होता है। और ये मेरा निकला pH। क्या निकला? pH। pH+ निकला। तो ये pH+ हो गया 3, जो POH यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं pH + POH बराबर 14, ये भी लिखा जा सकता है। तो POH निकालना है हमको, तो इसका मान दिया 14। अब pH का तो मान निकाल दिया ऑलरेडी 3, pH निकला 3, बटा दिया 3। तो POH बराबर क्या हो गया? 14 - 3, तो POH बराबर क्या हो गया? 11। यानी क्षार के लिए हमको बच्चों POH निकालना है और अम्ल के लिए निकालना है pH। तो ये जो दिया रहता है ना pH मान जो दिया रहता है, ये हमेशा अम्ल का रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस pH का यूज करके pH का वैल्यू निकाल दिया 3। ये जो 10⁻³ दिया है, इसका यूज करके H+ आयन की सांद्रता आई है, इसका यूज करके हमने pH निकाल दिया। और ये फॉर्मूला है pH+ जो POH- 14 होता है, यानी pH जो POH का मान क्या होता है? 14 होता है। और pH का मान 3 बैठा करके हमने POH निकाल दिया। याद रखिएगा OH है तो ये क्या है? क्षार है। क्षार के लिए हमको POH निकालना होगा और अम्ल के लिए pH निकालना होगा। मेरे अंदर से ये नॉमिकल समझ में आ गया होगा। ये नॉमिकल जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है, और ये पूछा गया 2023 में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर OH- नहीं देखे, ये जो NaOH नहीं देखे, कोई अम्ल दे दे, HCl दे दे, H2SO4 दे दे, तो आंसर हमारा यही होगा, इसके आगे नहीं निकालना होगा। लेकिन अगर यहाँ NaOH दे दे, KOH दे दे, CaOH ट्वाइस दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो मैंने इसको पहले ही बताया कि अम्ल अम्लीय गुण तभी दर्शाएगा जब वो H+ आयन मुक्त करेगा, और भस्मीय गुण तभी दिखाएगा जब वो OH- मुक्त करेगा। तो भैया जल अम्ल तब तक OH+ मुक्त नहीं करेगा, सॉरी H+ मुक्त नहीं करेगा जब तक वो जल में नहीं घोला जाएगा। ठीक है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल कभी भी अम्लीय गुण को नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि वह जल में घुलकर ही H+ आयन मुक्त करता है। जब तक अम्ल जल में नहीं घुलेगा, घुलेगा लिखा दिया, जब तक अम्ल जल में नहीं घुलेगा वह हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेगा, इसलिए वो अम्लीय नहीं होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों, वह अम्लीय क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक वह जल में नहीं घुलेगा, H+ मुक्त नहीं करेगा, यानी H+ मुक्त करने के लिए जल का होना जरूरी है। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है अपने अम्लीय गुण को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि वह H+
मुक्त नहीं करेगा। अम्ल हमेशा H+ की मौजूदगी में ही अम्लीय गुण को दर्शाता है, और भस्म हमेशा OH- की मौजूदगी में ही भस्मीय गुण को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का जलीय विलयन अम्लीय गुण को क्यों नहीं दर्शाता है? 100% अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए H+ मुक्त होना जरूरी है, और ये जो है ग्लूकोज हो या एल्कोहल हो, कोई भी हो, वो H+ आयन को मुक्त नहीं करता है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वो अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है। तो वही मैंने लिखा है, एल्कोहल और ग्लूकोज का जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 नंबर बच्चों, और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 20 और 21 में ऑलरेडी 2020 और 2021 में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, क्या बोला गया है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। पहला जवाब मैंने दे दिया, रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं NaHCO3। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा एक ही चीज है। ठीक है, उसमें टार्ट्रिक हम मिला देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सूत्र के रूप में जाने तो ये होगा NaHCO3। टार्ट्रिक हम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वह कर्बापन समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बनाने की विधि क्या है? तो देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का नाम है अमोनिया साल्वे विधि। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनिया गैस होता है, जो NaHCO3 होता है, वह अमोनिया गैस से संतृप्त NaHCO3 से संतृप्त NaCl का जो जलीय विलयन होता है, यानी अमोनिया गैस NH3 से संतृप्त NaCl के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो हम लोगों को बनेगा अमोनियम क्लोराइड CnH4Cl और साथ ही साथ सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। यानी जो अमोनिया है NH3, इस अमोनिया गैस से संतृप्त, यानी अमोनिया गैस के द्वारा संतृप्त किए गए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। यानी ऐसा NaCl लेंगे जिसको हम लोगों ने अमोनिया गैस में क्या किया है? संतृप्त किया है, फिर संतृप्त किया है, और उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। वही मैंने लिखा है कि अब इस विधि का नाम है अमोनिया साल्वे विधि। यानी अमोनिया गैस से संतृप्त NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और समीकरण मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ समझा दिया मैंने आपको। और NaCO3 स्मॉल लिखेगा, NaCO3 में टार्ट्रिक अम्ल मिला देने से यह बेकिंग सोडा बन जाता है। टार्ट्रिक अम्ल क्यों मिलाते हैं, इस वीडियो में मैंने 2 से 3 बार जिक्र कर दिया आप लोगों को। ठीक है, और इसका गुण क्या होता है? तो ये जल में विलय होता है बच्चे। ये जल में क्या होता है? गुण के बारे में बात किया जाए इसका, तो ये जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, और इसे गर्म करने पर CO2 गैस बनता है। अगर इसको गर्म करेंगे तो CO2 गैस बनेगा। यहाँ मैंने बता दिया, NaCO3 को गर्म किया मैंने तो Na2CO3 बना, जल बना और CO2 गैस बना। यानी NaCO3 को अगर हम लोग गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। बैलेंस करने के लिए आगे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, और इसका जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि Na2CO3 तो लवण है, लेकिन ये क्षारीय लवण है क्योंकि ये दुर्बल भस्म और दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से या प्रबल क्षार से बना है, इसीलिए इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि ये क्षारीय लवण है। और यह सफेद क्रिस्टल यानी जो दाने होते हैं ना, सफेद दाने के रूप में होता है, छोटे छोटे दाने के रूप में होता है। इसका कुछ ये गुण हो गया। अगर हम लोग उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग क्या है बच्चों? इसका उपयोग है रसोई घर में खस्ता बनाने में, बेकरी उद्योग में केक, पाव, रोटी आदि बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट में जब HCl बन जाता है, एंटस जो एसिड बन जाता है, तो उस एसिड को दूर करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यह भस्मीय होता है और पेट में अम्ल बनता है, और अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया करके उसको लवण में बदल देता है, और हमारा पेट का जो अम्लीयता है वह कम हो जाती है।
अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ये कौन सा गैस मुक्त करता है बच्चों? CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस मुक्त करेगा, जब इसको हम लोग CO2 गैस मुक्त करेगा यह, तो 100% इसका अग्निशामक यंत्र में उपयोग होगा, क्योंकि CO2 जो है आग बुझाने के उपयोग में काम आता है। ठीक है बच्चों, और ये रहा मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वह क्या क्वेश्चन कि समझाएं कि क्यों अम्ल को तनु करते समय जल में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। यानी अगर हमको तनुकरण करना है, तो हमने शुरू में वीडियो में पढ़ा, तनुकरण मतलब होता है पतला करना। तो हम लोग अम्ल में बूंद बूंद करके जल नहीं डालेंगे, कभी भी गलती नहीं कि पहले एक पात्र में हम लोग अम्ल ले लेंगे, ये अम्ल ले लिया हम लोगों ने और उसमें ऊपर से जल डाला, तो भैया ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को एक पात्र में लेना होगा जल और ऊपर से डालना होगा अम्ल, वह भी बूंद बूंद करके। क्यों? इसका रीजन यह है क्योंकि अम्ल जल से अभिक्रिया करके बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। अगर हम लोग डायरेक्ट अम्ल में जल को डालेंगे तो बहुत तेजी से ऊष्मा उत्पन्न होगी, अम्ल छलक कर बाहर गिर जाएगा और हमारा पात्र टूट जाएगा, जिससे दुर्घटना होने का भय रहेगा। इसीलिए अगर हम लोग अम्ल को बूंद बूंद करके जल में डालेंगे तो ये दुर्घटना का खतरा नहीं रहेगा। तो वही मैंने लिखा है कि अम्ल को तनु करते समय बूंद बूंद करके जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे अम्ल छलक कर बाहर गिर जाएगा, छलक कर बाहर गिर जाएगा और प्रणाली टूटने का डर बना रहेगा। इसीलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर हम जल में बूंद बूंद करके अम्ल डालेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये तो गलत लिखा गया, बल्कि जल में बूंद बूंद करके अम्ल डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, जो मैंने इस वीडियो में मैंने टाइप नहीं किया है लेकिन है इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पे है। ये पूछता है जनरली ग्लोबल लवण क्या है, या ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? किसका सूत्र बच्चों? ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो ये सूत्र होता है बच्चों Na2SO4 इंटू 10H2O, यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। मैंने वीडियो में ये टाइप नहीं किया था इस क्वेश्चन को। अम्लराज या एक्वा रेजिया क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अम्लराज और एक्वा रेजिया क्या है? तो याद रखिएगा, अम्लराज और एक्वा रेजिया क्या है? तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या HCl और HNO3 का मिश्रण जो है अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है, और इसमें इनका अनुपात 3:1 होता है। यानी 3 भाग HCl होगा तो 1 भाग HNO3 होगा बच्चों, याद रखिएगा। और इसको हम लोग शाही जल भी कहते हैं, इसे एक और नाम दिया गया है शाही जल भी कहते हैं। अम्लराज का दूसरा नाम बच्चों शाही जल भी है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।